सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर दिन की तरह आज भी मैं कुछ नए और ताज़ा करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूँ। तो देर न करके शुरू करेंगे हमारे पहले सवाल के साथ। देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। नीली आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? हमारे ऑप्शंस हैं 8 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर, 9 सितंबर। हमारा आंसर है 7 सितंबर। 7 सितंबर 2020 को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज अर्थात नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक, कॉरपोरेट और सरकार सभी स्तरों पर लोगों में जागरूकता बढ़ाना है कि हमारे स्वच्छ हवा स्वास्थ्य, जीवन, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। आइए इसका इतिहास जानते हैं। इस वर्ष 7 सितंबर 2020 को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 74 सत्र के दौरान 19 दिसंबर 2019 को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाने का प्रस्ताव अपनाया और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP को अन्य प्रासंगिक संगठनों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने का आह्वान किया था। इस दिन को मनाने के लिए जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन यानी कि CCAC ने UNEP और कोरिया गणराज्य के साथ मिलकर काम किया। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड है और यहाँ के महानिदेशक है टेड्रोस एडहानोम। अगला सवाल। इयान बेल ने हाल ही में घोषणा की है कि वो क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास लेंगे। वो किस देश से हैं? इयान बेल has recently announced that he will retire from all forms of cricket. He is from which country? हमारे ऑप्शंस है वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश। हमारा आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड के क्रिकेटर इयान बेल ने 2020 के घरेलू सत्र के समाप्त होने के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने 2004 में डेब्यू किया था। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 118 टेस्ट, 161 एक दिवसीय और 8 T20 मैच खेले हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान देने के लिए 2015 में वनडे में संन्यास ले लिया था। उनके टीम में खेलने के दौरान इंग्लैंड 7 में से 5 एशेज श्रृंखला जीतने में कामयाब रहा। वह 2013 सीरीज़ में प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे थे, जहां उन्होंने 62.44 की औसत से 562 रन बनाए थे। अगला सवाल। फार्मूला 1 इताली ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? Who has won the Formula 1 Italian Grand Prix 2020? हमारे ऑप्शंस हैं पियरे गैस्ली, कार्लोस सेंस, लैंस स्ट्रोल, लुइस हैमिल्टन। हमारा आंसर है पियरे गैस्ली। पियरे गैस्ली जो फ्रांस के स्कैडेरिया अल्फाटोरी राइडर हैं, ने इटाली के ऑटोड्रोमो नाज़िलियन मोजा में आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। यह उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है। इस रेस में कार्लोस सेंस जूनियर जो स्पेन के मैक्लारेन राइडर है दूसरे स्थान पर रहे, जबकि लांस स्ट्रोल जो कनाडा के रेसिंग पॉइंट राइडर है तीसरे स्थान पर रहे। इस रेस में लुइस हैमिल्टन 10 सेकंड के स्टॉप और गो पेनल्टी के कारण 7वें स्थान को ही हासिल कर पाए। अगला सवाल। किस देश ने एशिया और प्रशांत 2020 के लिए 35वें FAO क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? Which country has chaired the 35th FAO Regional Conference for Asia and the Pacific 2020? हमारे ऑप्शंस हैं नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भूटान। हमारा आंसर है भूटान। खाद्य और कृषि संगठन
यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन यानी कि APRC 35 के 35वें सत्र को वैश्विक स्तर पर फैली कोविड-19 महामारी के चलते वर्चुअली आयोजित किया गया। यह सम्मेलन मेज़बान भूटान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री परषोत्तम रुपाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन में क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, कोविड-19, कृषि परिस्थिति, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा और पोषण जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बांग्लादेश 2022 में एशिया और प्रशांत के लिए 36वें क्षेत्रीय सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। यह पहला मौका होगा जब बांग्लादेश 1973 में संगठन में शामिल होने के बाद इस आयोजन की मेज़बानी करेगा। क्षेत्रीय सम्मेलन हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। पहला क्षेत्रीय सम्मेलन 1953 में बेंगलोर, भारत में आयोजित किया गया था। खाद्य और कृषि संगठन मुख्यालय रोम, इटली में है। इसके प्रमुख हैं क्वे डोंग्यू और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। अगला सवाल, किस संस्थान ने N95 मास्क को नष्ट करने के लिए चक्र-डेकोव लॉन्च किया है? Which institute has launched चक्र-डेकोव to decontaminate N95 mask? हमारे ऑप्शंस है IIT दिल्ली, IIT मद्रास, एम्स दिल्ली, IIT बॉम्बे। हमारा आंसर है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली के इंक्यूबेटेड स्टार्टअप चक्र इनोवेशन ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए एक विशेष डिकंटेमिनेशन डिवाइस चक्र-डेकोव लॉन्च किया है। चक्र-डेकोव डिवाइस को कैबिनेट के आकार का बनाया गया है। चक्र-डेकोव एक अभिनव संक्रमण रहित तंत्र के साथ तैयार किया गया है जो N95 मास्क के छिद्रों की सफाई के लिए ओजोन गैस की उच्च मर्मज्ञता को उपयोग करता है, जो इसकी जटिल परतों का पूर्ण परिशोधन सुनिश्चित करता है। IIT दिल्ली के निदेशक है V रामगोपाल राव। अगला सवाल, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी कि SIAM के नए अध्यक्ष कौन बने? Who has become the new president of the Society of Indian Automobile Manufacturers, that is SIAM? हमारे ऑप्शंस हैं राजन वधेरा, विपिन सोंधी, केनिची आयुकावा। इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है केनिची आयुकावा। मारुति सुजुकी के MD और CEO केनिची आयुकावा को 2 साल की अवधि के लिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी कि SIAM का नया अध्यक्ष चुना गया है। वो राजन वडेरा का स्थान लेंगे। साथ ही अशोक लीलैंड के MD और CEO विपिन सौंधी को SIAM के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। SIAM भारतीय मोटर वाहन उद्योग का सर्वोच्च निकाय है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की स्थापना जुलाई 2012 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व युद्ध 2 हेरिटेज प्रथम शहर के रूप में किस शहर को घोषित किया है? US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ अनाउंस्ड which city as the first World War II heritage city? हमारे ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो इलिनॉइस और विलिंगटन। हमारा आंसर है विलिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी कैरोलिना के विलिंगटन को पहली विश्व युद्ध 2 हेरिटेज सिटी घोषित किया है। यह घोषणा 2 सितंबर 2020 को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 35वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक समारोह के दौरान की गई। युद्ध के दौरान विलिंगटन उत्तरी कैरोलिना शिपबिल्डिंग कंपनी की साइट थी, जिसमें संघीय सरकार के आपातकालीन जहाज निर्माण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 5 वर्षों से 243 जहाज़ों का निर्माण किया था। USA की राजधानी वाशिंगटन DC और यहाँ की करेंसी है US डॉलर। अगला सवाल, वोडाफोन आइडिया का नया नाम क्या है?
व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ वोडाफोन आइडिया? हमारे ऑप्शंस हैं WE, VI, वोडा, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है VI। वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर VI किए जाने की घोषणा की है, जिसके बाद अब कंपनी के सभी उत्पादों पर नया नाम और नया लोगो दिखाई देगा। टेलीकॉम कंपनी ने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी का नाम बदलने जाने की घोषणा की। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी का नाम एक ब्रांड में विलय के बाद दो ब्रांडों को बनाए रखने की लागत को कम करने के लिए कंपनी के प्रयासों के तहत बदला गया है। कंपनी ने नाम बदलने का फैसला ऐसे समय पर लिया है जब जून 2020 के अंत में विलय के समय वोडाफोन आइडिया ने अपने ग्राहक बेस को 408 मिलियन से 280 मिलियन पर गिरते हुए देखा। इसमें वोडाफोन ने प्रीमियम शहरी ब्रांड पर ध्यान दिया, जबकि आइडिया ग्रामीण प्रमुख ब्रांड रहा। विलय के बाद दोनों ब्रांडों की शहरी ग्रामीण ग्राहक बेस में गिरावट आई है। अब जानते हैं VI के बारे में। VI को बदलते समय में ग्राहकों की ज़रूरतों के साथ मजबूत करने, भरोसेमंद, चुस्त, सहज और एक ब्रांड के रूप में पेश किया गया। यह ग्राहकों को एक बेहतर आज और एक शानदार कल के उद्देश्य के साथ जीवन में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए बनाया गया है। अगला सवाल, कलाइडोस्कोप इनोवेशन फर्म का अधिग्रहण कौन सी कंपनी करेगी? Which company will acquire Kaleidoscope Innovation Firm? हमारे ऑप्शंस है इन्फोसिस, विप्रो, वेदांतु, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है इन्फोसिस। इन्फोसिस ने उत्पाद डिज़ाइन और डेवलपमेंट फर्म कलाइडोस्कोप इनोवेशन का 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। कलाइडोस्कोप एक US आधारित फर्म है जो इन्फोसिस को डिज़ाइन और इंजीनियरिंग की व्यापक समझ के साथ एक विविध प्रतिभा वाले पूल में शामिल कर देगा। कलाइडोस्कोप इनोवेशन चिकित्सा, उपभोक्ता और औद्योगिक बाजार को स्मार्ट उत्पाद बनाने के लिए डिज़ाइन और विकास प्रदान करता है। कलाइडोस्कोप इनोवेटिव सर्जरी में उपयोग किए जाने वाले छोटे स्लय चिकित्सा उपकरणों, नेत्र चिकित्सा के लिए दवा वितरण उपकरण और उपयोगकर्ता केंद्रित पहनने योग्य डिवाइस का डिज़ाइन तैयार करता है। इन्फोसिस के CEO है सलील पारेख और इसका मुख्यालय बेंगलोर, कर्नाटक में है। अब झारखंड करंट अफेयर्स। हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक मैनहार्ट नियुक्ति घोटाला लम्हों की कथा के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शंस है बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, सरजू राय, सुदेश महतो। हमारा आंसर है सरजू राय। हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक मैनहार्ट नियुक्ति घोटाला लम्हों की कथा के लेखक विधायक सरजू राय हैं। पुस्तक में रांची में सीवरेज ड्रेनेज के लिए नियुक्ति किए गए परामर्शी मैनहार्ट कंसल्टेंसी को लेकर हुई अनियमितता का विस्तार से जिक्र इस पुस्तक में किया गया है। सरजू राय पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र के निर्दलीय विधायक हैं। अगला सवाल, झारखंड के 6 शहरों में कितने नगर वन विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? हमारे ऑप्शंस है 15, 20, 7, 5। हमारा आंसर है 7। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग शहरों के भीतर घने जंगल लगाए जाएंगे। सभी 7 नगर वन कुल 160 हेक्टेयर के होंगे। सभी 7 नगर वनों में स्थानीय प्राकृतिक अनुकूलन वाले वृक्षों का विकास कर उन्हें शहर के भीतर जंगल के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसका मकसद शहरों की आबोहवा में सुधार लाना है। साथ ही लोगों को शहर के अंदर प्रकृति भ्रमण के लिए वैकल्पिक केंद्र उपलब्ध होंगे। नगर वनों में पार्कों की तरह फूल या सजावटी पौधे या घूमने के लिए ट्रैक आदि नहीं होंगे। केवल मिश्रित प्रजाति के वृक्ष लगाए जाएंगे। राज्य की राजधानी रांची में 2 नगर वन स्थापित किए जाएंगे। अगला सवाल,
राज्य में घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाने पर राज्य सरकार कितनी प्रतिशत की सब्सिडी मुहैया कराएगी? हमारे ऑप्शंस है 50%, 40%, 25%, 35%। हमारा आंसर है 40%। राज्य में झारखंड बिजली वितरण निगम JVVNL के उपभोक्ता अब घर बैठे अपनी छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। उपभोक्ता को सोलर पैनल की लागत का केवल 60% भुगतान करना है। बाकी के 40% का भुगतान राज्य सरकार बतौर सब्सिडी करेगा। इसके तहत 1 से 3 किलोवाट के सोलर पैनल पर 45,000 रुपये प्रति किलोवाट लागत निर्धारित हुई है। इसके लिए उपभोक्ता अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उपभोक्ता में नई लाई जाने वाली बिजली JVVNL को बेची जा सकेगी। आज का आखिरी सवाल, पद्मश्री पुरस्कृत मंगलाचरण मोहंती का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? हमारे ऑप्शंस हैं तबला वादक, हॉकी प्रशिक्षक, छौ नृत्य, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है छौ नृत्य। हाल ही में सरायकेला छौ नृत्य के स्तंभ रहे 90 वर्षीय पद्मश्री मंगलाचरण मोहंती का निधन हो गया है। छौ नृत्य कला को अपने जीवन को समर्पित करने वाले मोहंती को वर्ष 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने देश विदेश तक में छौ नृत्य की गरिमा बढ़ाने के लिए आजीवन काम किया। टाटा कंपनी की सेवा में रहते हुए ग्रुप मंगलाचरण मोहंती ने न केवल देश विदेश में छौ का प्रदर्शन किया, बल्कि इन्हीं उपलब्धियों की वजह से भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। आज का TYS क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष से शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है? Since which year is Teachers Day being celebrated in India? आपके ऑप्शंस हैं 1962, 1945, 1954, 1985। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं पिछले TYS के आंसर की तरफ। पिछला TYS का क्वेश्चन था, होम उत्सव प्रदर्शनी किन शहरों में पहले शुरू होगी? आपके आंसर है मुंबई और पुणे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।